कल की जो मैंने पढ़ाई थी पास्ट सिंपल किस किस की समझ में आया ये बताओ। सबकी समझ में आ गया था? बिरजू तेरी समझ में नहीं आया था ना? फिर पक्की बात समझ लियो। मैं ये पूछ लूँ मैं, पास्ट सिंपल में क्या होता है बता, क्या होता है पास्ट सिंपल में? वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब अलग है। हेल्पिंग वर्ब लगती है नहीं लगती? क्या हेल्पिंग वर्ब लगे? कहाँ लगे? अरे यार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अलग अलग होती है नहीं होती? मैंने तुम्हें बताया था वर्ब कितने प्रकार की होती है। मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी एस वी, इसमें बताया था कि ये वी का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब क्या होती है, जैसे कि खाना पीना रोना नहाना धोना, ये क्या चीज़ है, ये तो है मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे कि डू डज, इज एम आर, हैज हैव, हैज बीन, हैव बीन। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, लेकिन कैसे वाक्य में होती है? नेगेटिव में। कैसे वाक्य में? डिड जो बता सिंपल में क्या होता है पास्ट सिंपल में? चुका है चुकी है कैसे आ जाएंगे भाई? है का मतलब है प्रेजेंट है। ये बता पास्ट में कैसे वाक्य आते हैं? जो भूतकाल में हो गए, जो आज से पहले हो गए, ऐसे वाक्य तो आते हैं ऐसे वाक्य तो आते हैं, यानी कि जो कार्य पूरे हो गए। तो इसमें है कैसे आ गया? आप बताओ कैसे वाक्य आते हैं? जिनके पीछे देखो आ ई ए की आवाज़ आए ध्वनि, या फिर या ये, या फिर या था ये थी, या ये थे, या फिर था थी थे थे। इस प्रकार के अगर शब्द आए हिंदी में तो वो किसके माने जाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के। और सिंपल कब होते हैं? जब ये नॉट वगैरह नहीं आए, तब क्या होते हैं? सिंपल। ये चीज़ तुम्हारी समझ में आई? आ गए भाई? तो कल मैंने तुम्हें बनाने के लिए दिया था सिंपल, मैंने बताया था तुम्हें नेगेटिव घर से बनाने के लिए दिया था, कर लिया सभी ने? फिर जो नेगेटिव नॉट कहाँ लगाते हैं एक बार? और इंटरोगेटिव क्या होता है? इंटरोगेटिव, हाँ इंटरोगेटिव क्या? भाई इंटरोगेटिव में क्या होता है बताओ तो? भाई हिंदी में जिनकी शुरुआत किससे होती है? क्या से? तो इंग्लिश में किससे होगी? किससे होगी? और लास्ट में क्या लगेगा? हाँ क्वेश्चन मार्क, समझ गए। अब आते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव पर। इनकी शुरुआत कैसे होगी? बीच में क्या आएगा? कौन से स्थान पर आएगा? नॉट। और शुरू में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डेड। क्या होती है? हाँ तुमने ये कल नहीं लिखा था कि हेल्पिंग वर्ब डेड होती है? लिख लो। नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, इनमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डेड। क्या आएगी? प्लस वर्ब की। डेड के साथ में कौन सी फॉर्म आती है? कौन सी? सेकंड फॉर्म आएगी क्या? नहीं आएगी। सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। कहाँ पे आएगी सेकंड फॉर्म? पास्ट। ऐसे कौन कौन से टेंस हैं जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं? प्रेजेंट सिंपल और विशाल बता प्रेजेंट सिंपल की कहानी क्या है? किसके साथ में लगाते हैं? एस या आई एस? सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? और प्लूरल के साथ क्या होता है? वर्ब के कौन कौन से होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट? हाँ आई भी यू दे। ठीक है, अब अगला टेंस देखेंगे आज। कौन सा टेंस है बताओ अगला? अरे पास्ट इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया, इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे कंटिन्यूअस। पास्ट
इसकी पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी या रहे थे। ये क्या है इसकी पहचान। हाँ, और दूसरी बात इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है क्या? वाज, वाज वर्ब। इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वाज वर्ब के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चलो लिखो, इतना लिखो, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। इसमें देखो सिंपल हो चाहे नेगेटिव हो चाहे कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब आएगी। सिर्फ 2 ही टेंसों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। हाँ, एग्जाम्पल लिखो भाई, जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा था। इसमें देखो ये कौन से टेंस का वाक्य है? ये कैसे पहचाना? क्या आ गया लास्ट में? यानी कि कोई क्रिया पास्ट में किसी समय चल रही थी। पेन बाबू दे दो, ले जाओ। यहाँ पे नहीं है। अरे ये रखे, देखो ये रखे इधर आगे। सब है। दूसरा पेन नहीं है क्या? कोई किसी के पास है क्या दूसरा पेन? मिल गया? हाँ बता भाई, विशाल बता, ये कौन से टेंस का वाक्य है? ये कैसे पहचाना? रहा था, रही थे, आ गए। यानी कि पास्ट में ये क्रिया चल रही थी। क्या हो रही थी? चल रही थी, और अभी ख़त्म हो गई है। दूसरा ये बताओ, ये वाक्य सिंपल है या नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है? कैसा है? सिंपल है। कैसे पहचानी? कि इसमें ना तो बीच में नहीं आ रहा है, ना फिर शुरुआत वगैरह में क्या आ रहा है। तो ये वाक्य तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या? बिरजू बता, तुम बताओ भाई। हाँ बताओ भाई, लगेगी क्या? लगेगी। क्यों लगेगी? पास्ट कंटिन्यूअस है। सिर्फ 2 ही टेंसों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। कौन कौन से में? उसके अलावा चाहे कोई सा भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब लगेगी ही। बिरजू, कौन कौन से टेंस है जिनमें हेल्पिंग वर्ब ना हो? तो फिर भूल कैसे क्या? हाँ इधर देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एस भी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। कौन कौन से होते हैं प्लूरल? ठीक है। अब वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। वर्ब क्या है? ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? इसकी इंग्लिश क्या होगी बताओ? आई। वाज आएगा कि वर आएगी? इसमें वाज आएगा। समझ गए? इस चीज़ को देखो, जैसे कि आई के साथ वहाँ पर एम आया था ना, जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है एज एम आर। एज एम आर होती हैं, लेकिन आई के साथ वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? एम का। हालांकि आई को हम प्लूरल में मानते हैं। किस में मानते हैं? प्लूरल में। लेकिन आई के साथ वहाँ एम आया था, वर वो आर नहीं आया था। उसी तरीके से ये हालांकि प्लूरल है, लेकिन क्या आएगा? वाज। आई वाज। क्या आएगा यहाँ पे? रीडिंग। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म में रीड। रीड में क्या लगा दिया हमने? आईएनजी। तो आई वाज रीडिंग ए
बुक। इस चीज़ को लिख लेना। देखो भाई, ये जो वर्ब का प्रयोग करते हैं किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, समझ गए। लेकिन आई के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं? लिख लेना है। तो चलो लिखो इसको। ये लिख लिया क्या सभी ने? लिख लिया सभी ने? पक्की बात। हाँ, तो इधर देखो भाई, अगला एग्जांपल लिखो। मैं एक किताब लिख रहा था। मैं एक किताब लिख रहा था। मैं एक किताब लिख रहा मैं एक किताब लिख रहा था। मैं एक किताब लिख रहा था। सबसे पहले किसकी पहचान करेंगे? किसकी? इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। ये सब्जेक्ट हो गया। ये एक वचन है कि सिंगुलर है प्लूरल है? ये होने को तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर हम आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग? ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट। अब क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब है लिखना। और ऑब्जेक्ट क्या है? तो फिर से बता, इसकी इंग्लिश होता भाई? हाँ देखो, ये देखो एक बार, मैं किताब पढ़ रहा था, सब्जेक्ट हो गया आई। आई के साथ वाज, और पढ़ने को क्या बोलते हैं? नहीं, लिखना। लिखना, राइटिंग ए बुक। अगला क्या था हमारा? मैं क्रिकेट, सॉरी वह क्रिकेट खेल रहा था। सब्जेक्ट कैसा है इसमें बताओ? सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। तो ही के साथ में वाज या वर्ब? ही वाज। वर्ब क्या है? खेलना। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो ही वाज प्लेइंग। ठीक है, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। मोहन, अगला लिखो, मोहन राम का इंतजार कर रहा था। मोहन राम का इंतजार मोहन राम का इंतजार कर रहा था। जिसके लिए हम इंतजार करते हैं वहाँ पर वेटिंग फॉर आता है। वेट फॉर, वेट फॉर। बनाओ इसको। हाँ प्रिया, बना लियो। बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन है क्या राम है? कौन है? हाँ, ये है सब्जेक्ट। सिंगुलर है कि प्लूरल है? कैसा है? ठीक है, सिंगुलर। अब वर्ब, वर्ब क्या है? इंतजार करना। अब ये क्या है? वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है? राम। किसका इंतजार? राम का। तो बनाओ, चलो इंग्लिश बनाओ। मोहन
वाज या वर? वाज आएगा। क्यों आएगा वाज? क्योंकि सिंगुलर। मोहन वाज वेटिंग फॉर राम। लिख लो, ये लिख लिया। अब ये सेंटेंस कितने हो गए हमारे? कितने हो गए? 4 हो गए। इनका क्या बनाओगे तुम? क्या बनाओगे बताओ? अरे नेगेटिव बनाना है, कोई हलवा थोड़ी बनाना है इनका, हैं? देखो अपन ने अफर्मेटिव तो पढ़ लिया। अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य, ठीक है। इसका तुम्हें बना के लाना है क्या? नेगेटिव। कौन से नंबर पे? हाँ, 3rd नंबर पे। फिर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से। लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। फिर देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्या होता है बताओ? हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, बीच में नॉट कौन से नंबर पे, और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। अब कई बार क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हम क्या लगा देते हैं? नॉट। क्या लगा देते हैं? नॉट। तो वहाँ क्या होता है, जैसे कि इसकी होती है, डिड होती है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, एक साथ ही अगर शुरू में लिखें तो हो जाता है डिडंट। समझ गए? DIDN, एन के ऊपर अपोस्ट्रोफी, फिर टी, डिडंट। समझ गए? ये डिडंट कब लिखते हैं? जब हेल्पिंग वर्ब और नॉट को एक साथ लिखते हैं। एक एग्जांपल करके बता देता हूँ। जैसे कि मोहन राम का इंतजार कर रहा था, इसको तुम बनाओ इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाओ। हाँ बनाओ भाई। इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे? क्या मोहन राम का इंतजार नहीं कर रहा था? और लास्ट में हाँ भाई बताओ। जैसे कि हिंदी में शुरुआत हुई है किससे? क्या से। किससे हुई है? तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? हैं? इंग्लिश कैसे बनाएंगे बताओ? हाँ, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डेड। फिर आगे डेड मोहन, आगे तीसरे नंबर पे डेड मोहन नॉट, आगे तुम कह रहे हैं वैसे वैसे लगा रहा हूँ मैं तो। डेढ़ की कौन ने कही बताओ? डेढ़ की किसने कही? डेढ़ जो सुधर जा तो सुधर जा। अब ये बताओ, वाज आएगी कि वर आएगी? क्या आएगी? वाज मोहन नॉट वेटिंग। वाज मोहन नॉट वेटिंग फॉर। ये आई समझ में? तुम ये देखो, ये टेंस, ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस का वाक्य है? रहा था, रही थी, रहे थे किस वाक्य में आते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वर। क्या होती है? तो उसमें डेट वगैरह नहीं लगाते हैं। समझ गए इस चीज़ को? तो फिर डेट कहाँ से बोल दिया तूने? तो सुधर जा। देखो चलो इसको। और हाँ, दोबारा फिर देखो मैं क्या समझा रहा हूँ। ये जो है ना नॉट, ये वाज के साथ भी हम कैसे लिखेंगे? वाजंट। समझ गए? जैसे डिडंट ऐसे ही वाजंट। मोहन वेटिंग फॉर। अब ये नॉट है, यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। समझ गए इस चीज़ को? वाजंट मोहन वेटिंग फॉर। चलो लिख लो इसको।
इनके जो टेंस होते हैं ना, इनके कुछ कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड जैसे कि रिसेंटली, अगर किसी वाक्य में इंग्लिश में रिसेंटली आ जाता है तो किस टेंस का ये वाक्य होगा? जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट का रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। मैंने हाल ही में खाना खाया है, ये कौन से टेंस का वाक्य बता सकते हो? आ है, ई है, ए की आवाज़ आए तो वो कौन सा वाक्य होता है, कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। और मैं कहूँ आ था, ई थी, ए थे, ये किस में आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट। तो ऐसे कुछ कीवर्ड होते हैं जैसे कि रिसेंटली, इनको टेंस हो जाने दो एक बार। सबसे पहले सेंटेंस बनाना सीखो, फिर मैं ये लिखाऊंगा बाद में, ठीक है? तो वाजंट मोहन वेटिंग फॉर राम, ये लिख लिया सभी ने? अगला लिखो, चलो अगला कौन सा टेंस है? अब इसके नेगेटिव इंटरगेटिव तुम बना लोगे क्या? बना लोगे? मैं कल कॉपी चेक करूंगा, सबसे पहले बिरजू की और विशाल की। कर लाएगा? ठीक है। अगला टेंस कौन सा है बताओ? कौन सा? पास्ट परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ? सबसे पहले देखो इसकी पहचान। इसकी पहचान क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें क्या थी पहचान? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ था, ई थी, नहीं आ है, ई है, ए है की आवाज़ आए। तो वो किसका वाक्य था? कौन से टेंस का वाक्य था वो? प्रेजेंट परफेक्ट का। अब इसमें क्या होगा? चुका था, चुकी थी, लिखो। ये लिख लिया क्या सभी ने? चुका था, चुके थे, चुके थे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ? क्या होती है भाई? हैड। और जहाँ परफेक्ट दिख जाए, परफेक्ट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म या परफेक्ट फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो थर्ड फॉर्म होती है इसी को बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म। समझ गए? ये हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब। अब एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखो, मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था। हाँ भाई, कैसे बनाएंगे इसको बताओ? इसमें इस प्रकार के वाक्य भी आते हैं जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन। अब चलो इसको बनाओ पहले तो। इसकी क्या बनेगी? क्या? आई। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। क्या होती है?
अब इसमें तो हैड ही होती है, एक अकेली होती है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो आई हैड, आगे ईटन फूड। अब मैंने बताया चुका था, चुकी थी, चुके थे। और कल हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट, उसमें भी मैंने कुछ बताया था कि लास्ट में या था, ये थी, ये थे आ जाए। या था, ये थे, ये थे, या आ था, ये थी, ये थे। सेम पहचान इसी की भी होती है, लेकिन हमें तुलना करनी पड़ती है। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा काम पहले हुआ है। जब एग्जाम्पल लिखेंगे ना हम, तब और अच्छे समझ में आएगी। इसमें लिख लो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ये थी, या फिर ए थे। एग्जाम्पल लिखो। राम के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी या जा चुकी थी। राम के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी या चली गई थी। ट्रेन जा चुकी थी। ये देखो टेंस, एक बार समझो इस चीज़ को, एक बार समझो फिर तुम बनाना। इसमें सबसे पहले तो दो प्रकार के वाक्य आए हैं। ये दोनों वाक्य किसके हैं? पास्ट के हैं। मैं स्टेशन पर पहुंचा भी था, लेकिन ट्रेन मेरे पहुंचने से पहले ही जा चुकी थी, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। लेकिन तुम ये देखो पहले कौन सा काम हुआ है इसमें से। पहले मैं पहुंचाऊँगा, पहले ट्रेन गई है, पहले ट्रेन गई। जो काम पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ है वो तो बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में। जो काम पहले हुआ है उसको हम किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो देखो राम के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन जा रही है ना पहले, ट्रेन जा रही है ना पहले। तो चलो इसको बनाओ, ट्रेन जा चुकी थी, बनाओ इसको इंग्लिश बनाओ। ट्रेन हैड गॉन, गो वेंट गॉन। अब उल्टा बनाओ, पहले की स्पेलिंग क्या बोलते हैं? पहले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिफोर, बिफोर। अब ये देखो राम के स्टेशन पहुंचने से पहले, ये बनेगा पास्ट सिंपल में। किस में बनेगा? तो बनाओ इसको पास्ट सिंपल बनाओ। बिफोर राम, बिफोर राम पहुंचने को बोलते हैं रीच। अब ये बात हो रही है पास्ट की, पास्ट सिंपल में। राम स्टेशन पहुंचा, ये सिंपल है कि नेगेटिव है? कैसा है? सिंपल है। राम स्टेशन पहुंचा, ये सिंपल है कि नेगेटिव है? इसमें नॉट वगैरह तो नहीं आया है, नहीं आया है ना। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या? लगेगी क्या? नहीं लगेगी। ये पास्ट का सिंपल है। कौन सा है? पास्ट का सिंपल है। कौन कौन से टेंस हैं जिसमें नहीं लगती हेल्पिंग वर्ब? जल्दी से बता। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट। तो बताओ बिफोर राम रीच्ड, यहाँ क्या लग जाएगी वर्ब की? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? हाँ, बिफोर राम रीच्ड द स्टेशन। देखो एक बार इसको फिर समझाता हूँ दोबारा। ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी। बिफोर राम रीच्ड द स्टेशन। ये लिख लिया भाई। यानी कि इसमें दो टेंसों का प्रयोग हुआ है एक साथ। कितने टेंसों का?
कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। ये किससे जुड़े हुए हैं? बिफोर से। किससे? यानी कि ये देखो, बिफोर माने क्या होता है? तो बिफोर के साथ जो टेंस आएगा ना, वो तो आएगा पहले वाला, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा? और इस साइड में कौन सा आ जाएगा? पास्ट कौन सा आ जाएगा? यहाँ से जो एरर है, बहुत ज़्यादा एरर बनती हैं। कई बार क्या होता है कि बिफोर के साथ, ये समझो बिफोर के साथ वाला टेंस है, बिफोर के साथ कौन सा आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा? कौन सा? देखो ये समझो, पास्ट में कितने टेंस होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। तो पहले इंडेफिनिट आता है, पहले परफेक्ट आता है? पहले आता है इंडेफिनिट। तो पहले कौन सा आएगा? यानी कि बिफोर के साथ कौन सा आता है? इंडेफिनिट। कौन सा आएगा? और इस साइड में कौन सा आ जाएगा फिर? पास्ट। कौन सा आ जाएगा? बिफोर के साथ कौन सा आएगा? पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट। अब इसी को एक बार और समझो, अगर ये आ जाता बिफोर की जगह आफ्टर, बिफोर की जगह, चलो एग्जाम्पल लिखो और समझाता हूँ इसको। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल से समझेंगे। अब यहाँ राम की जगह तुम चाहे यात्री लिख लो कि यात्री के स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो राम की जगह क्या आ जाएगा? पैसेंजर। लिखो, मेरे घर पहुँचने से पहले मेरे घर पहुंचने से पहले श्याम जा चुका था। इसके इंग्लिश बनाओ। हाँ, क्या लिखा भाई बताओ? हाँ, वाक्य क्या था? मेरे घर पहुंचने से पहले, है ना? मेरे घर पहुंचने से पहले श्याम जा चुका था। अब तुम मुझे ये बताओ, इसमें पहले कौन सा काम हुआ है? पहले मैं घर पहुंचा हूँ या पहले श्याम निकल गया घर से? श्याम निकल गया, तो पहले उसको बनाओ। श्याम निकल गया ना, पहले श्याम निकल गया, तो कौन से टेंस में बनेगा वो? पास्ट परफेक्ट में। किस में? पास्ट।
जो काम पहले होता है उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो श्याम जा चुका था, इसकी इंग्लिश बनाओ भाई। श्याम हैड। अब पहले को क्या बोलते हैं? अब बिफोर के साथ कौन सा टेंस आएगा? सिंपल वाला, इंडेफिनिट वाला, पास्ट इंडेफिनिट। बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड होम, यानी कि श्याम हैड गॉन, श्याम जा चुका था। बिफोर यानी कि पहले, बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले श्याम जा चुका था। ये लिख लिया सभी ने? अगला एग्जाम्पल लिखो। श्याम के जाने के बाद मैं घर पहुंचा। श्याम के जाने के बाद मैं घर पहुंचा। श्याम के जाने के बाद मैं घर पहुंचा। आओ इधर समझो, एक बार वापस से समझो भाई। इससे पहले वहाँ तो हमने देखा था बिफोर यानी कि पहले, बिफोर यानी कि पहले। बिफोर के साथ क्या आया था? पास्ट। अरे बिफोर का अर्थ क्या होता है? बिफोर का अर्थ क्या होता है? पहले। तो बिफोर के साथ पहले वाला टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। और इधर कौन सा आ जाएगा फिर? पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ आ गया आफ्टर। यहाँ क्या आ गया? आफ्टर। तो आफ्टर के साथ क्या आएगा फिर? बाद वाला टेंस। कौन सा? पास्ट। और इधर कौन सा बच गया फिर? अब बनाओ, चलो इसको ऐसे बनाओ। इसमें ये नियम लगेगा, आफ्टर। बाद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आफ्टर। बनाओ इसको। इसके एग्जाम्पल करेंगे हम, 8-10 एग्जाम्पल करेंगे, टेंशन मत करो। लेकिन ये जो मैंने 2 नियम बताए ना, इनको याद रखना बस। एक तो ये, एक ये इम्पोर्टेंट है। जो काम बाद में होता है उसके साथ उसको हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम पहले हो जाता है उसको बनाते हैं किस में? पास्ट परफेक्ट में। श्याम के जाने के बाद मैं घर पहुंचा। मेहमानों के आने से पहले वे खाना खा चुके थे। तो पहले को हम बोलते हैं बिफोर। क्या बोलते हैं? बिफोर। तो इसके साथ में कौन सा टेंस आया था यहाँ पे? पास्ट इंडेफिनिट। तो कौन सा बच गया? पास्ट परफेक्ट। अब दूसरा वाला वाक्य देखो। उसके होमवर्क पूरा कर लेने के बाद उसकी माँ आई। रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो गई थी। हाँ इधर देखो भाई, गेस किसने बना लिया? इसमें देखो पहले आया है कि बाद में आया है? यानी कि आफ्टर आया है ना? क्या आया है? तो आफ्टर के साथ कौन सा टेंस आएगा बताओ? आफ्टर के यहाँ बाद में कौन सा टेंस आएगा? है पास्ट। तो कौन सा बच गया इधर? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा बच गया? पास्ट इंडेफिनिट। अब तुम ये देखो,
जैसे कोई काम 2 दिन पहले ख़त्म हुआ है और एक काम 4 दिन पहले ख़त्म हो गया, होने को तो दोनों पास्ट में ही है, लेकिन जो 4 दिन पहले ख़त्म हो गया, जो पहले ख़त्म हुआ है उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो थोड़ा कम पहले ख़त्म हुआ है उसको बनाते हैं पास्ट। ये देखो, उसके होमवर्क पूरा कर लेने के बाद उसकी माँ आई, पहले होमवर्क हुआ या उसकी माँ आई है? पहले होमवर्क हुआ या उसकी माँ आई है? पहले क्या हुआ है? पहले होमवर्क हुआ है। पहले होमवर्क हुआ है, तो ये जो होमवर्क वाला कार्य है ये किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में, किस में? चलो बनाओ। उसके होमवर्क, हाँ सी है, उसकी माँ आई, हिज मदर केम, तुमने ये बताया नहीं से, पहले होमवर्क ख़त्म हुआ है उसकी माँ आई है, पहले होमवर्क ख़त्म हुआ है, ये कह रहा है ना कि उसके होमवर्क ख़त्म कर लेने के बाद फिर माँ आई है, फिर माँ आई, यानी कि पहले होमवर्क ख़त्म हो गया, तो इधर कौन सा टेंस आएगा बताओ? पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट? पास्ट इंडेफिनिट। हिज मदर केम, हिज मदर आफ्टर, आफ्टर ही कंप्लीटेड, आफ्टर ही हैड, पास्ट परफेक्ट में बनाना ना इसको, ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, अपना होमवर्क। ये आई क्या नहीं आई समझ में? इसमें देखो सबसे बड़ी जो कहानी है ना वो है बिफोर और आफ्टर की। तुम बाद वाला देख लिया करो, पहले वाला अपने आप सेट हो जाएगा। फिर हिंदी में थोड़ा ये पहचाना करो कि पहले कौन सा काम हुआ है, बाद में कौन सा काम हुआ है। ये लिख लो एक बार। तुम्हें करना क्या है, ऐसे वाक्य में सबसे पहले बिफोर लिखना है बीच में और आफ्टर लिखना है, फिर उसके हिसाब से देख लेना। अगर बिफोर आ गया है तो बाद वाला टेंस कौन सा आएगा? बिफोर वाला, पास्ट इंडेफिनिट वाला। और अगर आफ्टर आ गया तो पीछे वाला टुकड़ा किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि वापस से देखो, इसमें क्या आया हुआ है भाई? इसमें क्या आया हुआ है? पहले। तो सबसे पहले इस पहले को लिख दो, बिफोर लिख दिया। अब इसके साथ में बिफोर वाला टेंस लिख दो, पास्ट इंडेफिनिट। द गेस्ट अराइव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट इंडेफिनिट आया, तो इधर कौन सा बच गया? पास्ट, पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे पहले वाला देखो, ट्रेन के निकल जाने के बाद हम स्टेशन, देखो बाद क्या आ गया? तो बीच में लिख लो पहले बाद, यानी कि आफ्टर। तो इधर कौन सा टेंस आएगा बताओ? आफ्टर के बाद कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट। इधर कौन सा बच गया फिर? पास्ट इंडेफिनिट। समझ गए? फिर देखो, ये देखो, श्याम के जाने के बाद, बाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आफ्टर। यही तो है। इसके बाद में कौन सा आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट। और पहले कौन सा बच गया? पास्ट इंडेफिनिट। इधर देखो, ये क्या है? पहले। पहले को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो बिफोर के इधर कौन सा टेंस आएगा? पास्ट, कौन सा? इंडेफिनिट। तो इधर कौन सा बच गया फिर? पास्ट। समझ रहे हो इस चीज़ को? अब ये देखो वापस, राम के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इसमें क्या आया हुआ है? पहले। क्या आया हुआ है? तो पहले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो बिफोर के साथ कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। और इधर कौन सा बच गया फिर? ये आया ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट। ये तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब जब मैं कल पूछूंगा ना तुमसे
एनी टेंस होंगे, ये जो मैंने लिखवाए इनकी ही इंग्लिश बनवाऊँगा। और सबसे पहले ये पूछूंगा कि अगर बिफोर आ गया तो बिफोर के साथ कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। अगर आफ्टर आ गया तो आफ्टर के साथ कौन सा, परफेक्ट। और इधर कौन सा बच गया, इधर कौन सा आ जाएगा, पास्ट। समझ गए इस चीज़ को। आप देख लेते हैं थोड़ी वोकेबलरी, ठीक है। हाँ भाई लिखो, रिवीजन बाद में करेंगे। हाँ अपीज माने क्या होता है, APPEAS, अपीज। अपीज माने हाँ किसी को खुश करने के लिए उसकी नाजायज़ मांगों को मांगना। अब जैसे कि वंश अपने पापा से कहे कि मुझे तो मोटरसाइकिल चाहिए, ये इसके होने को तो एक नाजायज़ मांग है, ये इसकी नाजायज़ मांग है। लेकिन घर वाले चलो इसको फिर भी पूरा कर दें कि कोई बात नहीं, अकेला बच्चा है लेके आ जाओ। इसकी नाजायज़ मांगों को पूरा करने के लिए घर वालों ने इसकी मांग को मान लिया, इसको खुश कर दिया, तो क्या बोलते हैं उसको, अपीज। अपीज माने किसी की नाजायज़ मांगों को मानकर उसे खुश करना। इधर देखो, क्वेंच माने शांत करना। क्वेंच माने हाँ, जैसे कि क्वेंच थर्स्ट, थर्स्ट बोलते हैं प्यास को, किसको, क्वेंच डिजायर, या जैसे इच्छाओं को शांत करना, क्वेंच डिजायर। और क्वेंच फ्लेम्स, फ्लेम किसको बोलते हैं, आग की ज्वालाओं को। देखो अगला लिखो, बिगाइल, BEGUILE। बिगाइल माने चकमा देना या मोह लेना। बिगाइल जैसे कोई जादूगर होता है ना, जादूगर वो जादू दिखाता है। इधर देखो एक बार समझ लो इसको। जैसे कोई जादूगर होता है, वो जादू करता है ना, जादू, वो क्या करता है, दर्शकों को चकमा देता है। चकमा देता है ना, कि पहले तो गिलास में एक सिक्का डाल लेगा, फिर उसको गायब कर देगा, यानी कि वो दर्शकों को चकमा देता है या फिर उनका मन मोह लेता है। देखो BEGUILE, बिगाइल माने मोह लेना या चकमा देना। बिगाइल माने चकमा देना या मोह लेना। लिख ले जो दोबारा लिख, पहले के नहीं छोड़, अब आगे चालू कर, वो घर के नहीं छोड़, जल्दी लिख। बेगाइल माने मोह लेना या चकमा देना। जैसे बेगाइल स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स बोलते हैं दर्शकों को, किसको, दर्शकों को। BEGUILE, बिगाइल। लिखो भाई जल्दी। बेगाइल माने देखो, बेगाइल स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स किसको बोलते हैं, दर्शकों, दर्शकों को मोह लेना उसको बोलते हैं बेगाइल स्पेक्टेटर्स। फिर अगला देखो, बेगाइल कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर्स को ले जाना। जैसे कुर्सी बेचने वाले आते हैं ना, वो कुर्सी को तोड़ तोड़ के दिखाते हैं, सड़क पर मार मार के दिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं, दर्शकों का मन मोह लेते हैं या चकमा देते हैं। वो इस तरीके से मारते हैं कि वो कुर्सी भी ना टूटे और उनका माल भी बिक जाए, तो उसको बोलते हैं बेगाइल कस्टमर्स। नेगेटिव अर्थ में इसका मीनिंग है ना, नकारात्मक उसमें, जैसे किसी को ठगना, कस्टमर्स को ठगना। ये जो नीचे एग्जाम्पल लिखने का काम है ना, ये हम 50 मीनिंग का करेंगे, 50 तक, जब तक क्या तुम्हारे टेंस वेंस भी क्लियर हो जाएंगे।
उसके बाद एग्जाम्पल लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए? विशाल लिख ले, कॉपी ले। तो कल की तरह ही है, तो कल की तरह ही है। हाँ ये रही ना मैंने ऐसे तेरी होएगी। अरे इंग्लिश की जो कॉपी है उसी में ले, दूसरे को भी ख़राब मत कर। तो इसी में लेकर और के दो दो कॉपी थोड़ी बनाएंगे। अब बाद में लिख लेना, तेरे लिखी हुई है घर पे, बाद में लिख लेना। तेरी लिखी हुई है ना, तो याद कर ले, चल जब तक उसको याद कर। हाँ मत लिख दोबारा, चल 120 तक लिखिए। हैं 135 तो 35, ठीक है। हाँ ये लिखिए भाई सभी ने, बेगाइल। बेगाइल माने मोह लेना या चकमा देना, जैसे कि बेगाइल स्पेक्टेटर्स यानी कि दर्शकों का मन मोह लेना। अगला है बेगाइल कस्टमर्स, कस्टमर्स को रिझाना या कस्टमर कुछ गलत प्रचार करके कस्टमर्स को रिझाना। वंस लिख लिया, द एक्ट्रेस बेगाइल्ड द स्पेक्टेटर्स। हाँ बेगाइल माने क्या होता है, मोह लेना या चकमा देना। जैसे कि हमारे गांव में कोई जादूगर आता है ना, वो क्या करता है, डब्बे में कबूतर रखता है और फिर उसको गायब कर देता है। तो वो क्या करता है, अपन को बेगाइल करता है। क्या करता है? और हमको जैसे कोई जादूगर जादू कर रहा है, हम उसको देख रहे हैं, तो हम कौन है, दर्शक यानी कि स्पेक्टेटर। कौन है? तो बेगाइल स्पेक्टेटर्स यानी कि दर्शकों को मोह लेना, क्या बोलते हैं उसको, बेगाइल स्पेक्टेटर्स। अगला देखो बेगाइल कस्टमर्स। जैसे हमारे गांव में कोई कुर्सी बेचने के लिए आया या कोई टब वगैरह बेचने के लिए आया, तो वो क्या करता है, रोड पे उसको जोर जोर से मार मार के दिखाता है ना, फिर भी नहीं टूटती वो। लेकिन 2 दिन बाद ही हम उसको जब घर पर यूज लेते हैं तो वो टूट जाती है। तो वो क्या करता है, हमें चकमा देकर हमें हमारा मन मोह लेता है और हमको धोखा दे देता है एक तरीके से। तो ये देखो नेगेटिव अर्थ में बेगाइल कस्टमर्स, कस्टमर्स को चकमा देना, कस्टमर्स को, ग्राहकों को चकमा देना। अगला देखो अर्थ देखो इसका, द एक्ट्रेस बेगाइल्ड, द एक्ट्रेस बेगाइल्ड। कौन सा टेंस है भाई, कौन सा टेंस है, पास्ट, पास्ट सिंपल। वंस पहले दिया, कौन सा है, पास्ट, पास्ट सिंपल। कैसे पहचाना, वर्ब की। तो बेगाइल माने मोह लेना और बेगाइल्ड माने मोह लिया या चकमा दे दिया, मोह लिया। हाँ भाई ये देखो, द एक्ट्रेस बेगाइल्ड यानी कि एक्ट्रेस बोलते हैं अभिनेत्री, जो हीरोइन होती है ना पिक्चरों में, ये वही है कि एक्ट्रेस ने बेगाइल यानी कि मोह लिया, द स्पेक्टेटर्स यानी कि दर्शकों को, अभिनेत्री ने दर्शकों का मन मोह लिया, विद हर चार्म, चार्म बोलते हैं ब्यूटी, अपनी सुंदरता के साथ, एंड परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस बोलते हैं कि जैसे उसने कोई पिक्चर में काम किया है तो अच्छा अभिनय किया है, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस, प्रदर्शन। जो अभिनेत्री है ना, यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा मोह लेना। अभिनेत्री चकमा नहीं देगी हमें, क्या करेगी, मोह लेगी, समझ गए। अगला देखो, अगला एग्जांपल था इसमें, द सेल्समैन बेगाइल्ड। सेल्समैन बोलते हैं विक्रेता, दुकानदार, जो बिक्री करता है उसको बोलते हैं, ठीक है।
कि सेल्समैन ने हमें बेगाइल्ड यानी कि चकमा दे दिया। जो दुकानदार होता है वो हमें मोएगा थोड़ी, वो हमें चकमा देगा। जैसे कई बार हमारी नज़र इधर उधर हुई, 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोल दिया, नहीं समझे, तो वो हमारा मन होता नहीं है, क्या करता है, चकमा देता है। तो द सेल्समैन बेगाइल्ड यानी कि सेल्समैन ने चकमा दे दिया। कौन सा टेंस है भाई, कैसे पहचाना? हाँ, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आई ना, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। द सेल्समैन बेगाइल्ड, सेल्समैन ने चकमा दे दिया हिज कस्टमर्स यानी कि अपने ग्राहकों को, हिज कस्टमर्स यानी कि अपने ग्राहकों को। इनटू बाइंग यानी ये इनटू क्या है बताओ, क्या है, प्रीपोजिशन। और मैंने कल तुम्हें बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, कौन सी फॉर्म आएगी। अब ये देखो तुम, यहाँ पर आ गया इनटू, क्या आ गया, इनटू, और इनटू के बाद में क्या आया है, इनटू बाइंग, क्या आया है, जो बाई होती है, बाई होता है ना, बी यू बाई, वो तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाई माने खरीदना, और उसमें लगा दिया हमने ING, तो इनटू बाइंग यानी कि सेल्समैन ने अपने कस्टमरों को खरीदने में धोखा दे दिया, चकमा दे दिया। इन्फीरियर प्रोडक्ट्स यानी कि महंगे, इन्फीरियर बोलते हैं महंगे, इन्फीरियर माने महंगे, और प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। ये आ गया समझ में। प्रीपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आएगी तो कौन सी फॉर्म आएगी, ING फॉर्म। और टू के बाद में क्या आता है वर्ब की, अरे टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की ING फॉर्म, समझ गए। अच्छा, इसके जो अदर सिनोनिम्स यानी कि अन्य पर्यायवाची है, ट्रिक, ट्रिक माने होता है धोखा देना। जो जादूगर होता है वो अपने क्या दिखाता है, ट्रिक, वो ट्रिक करता है। और डिसीव माने होता है धोखा देना, डिसीव माने, ये देखो अगली मीनिंग यही है, डिसीव माने धोखा देना, और मतलब नेगेटिव अर्थ में होता है डिसीव का अर्थ। ये जो सिनोनिम है ना, ये लिख लो, ये मीनिंग मत लिखना, इसकी मैं PDF भेजूँगा, घर से लिख के लाना, ठीक है, समझो अभी मैं जो समझा रहा हूँ। डिसीव माने, स्पेलिंग बोलो डिसीव की, DECEI, डिसीव माने धोखा देना, किसी के अंदर असत्य बात के प्रति विश्वास पैदा करना। जैसे कि डिसीव लाइफ पार्टनर, डिसीव लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर कौन होता है, हाँ, जीवन साथी या वाइफ, समझ गए, जीवन साथी यानी कि जीवन साथी को धोखा देना, क्या करना, धोखा देना, उसको बोलते हैं डिसीव। मैंने तुमको एक मीनिंग और याद करवाई थी धोखा देने की, बिट्रे, कौन से, BETR, याद है क्या, बिट्रे माने, बिट्रे माने, डिसीव माने। अब ये देखो, डिसीव लाइफ पार्टनर यानी कि लाइफ पार्टनर को धोखा देना। डिसीव फॉलोअर्स, फॉलोअर्स कौन होते हैं, समर्थक, समर्थकों को धोखा देना। अब जैसे कि एक अजय देवगन है, अजय देवगन है, शाहरुख खान है, ये क्या करते हैं, एक वो है पान मसाला, उसका प्रचार करते हैं। ये लोग खुद नहीं खाते लेकिन दर्शकों को कहते हैं कि तुम खाओ, यानी कि ये लोग अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो समर्थक हैं, उनको क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो डिसीव फॉलोअर्स यानी कि समर्थकों को धोखा देना। ये तुमको घर से लिख के लानी है, ठीक है। स्पेलिंग बोलो भाई डिसीव की, DECEI, दोबारा बोलो, 5 बार बोलिए, डिसीव, DECEI, डिसीव माने जैसे कि डिसीव लाइफ पार्टनर, डिसीव फॉलोअर्स। देखो, ही हैज़ बीन डिसीविंग यानी कि ये कौन, यहाँ सबसे पहले ये था कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन और हैव बीन, इसके साथ में सिंस या प्लस टाइम, समझ गए इस चीज़ को। हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है,
फर्स्ट फॉर्म में आया हुआ है, ठीक है। फिर सिंस या फॉर और उसके बाद में टाइम। अब इसका अर्थ सुनो, ही हैज़ बीन डिसीविंग, वह धोखा दे रहा है। हिज वाइफ अपने पत्नी को 4 ईयर्स यानी कि वर्षों से, 4 ईयर्स माने होता है वर्ष, और ये प्लूरल है तो वर्षों से, वह वर्षों से धोखा दे रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की मैंने पहचान बताई थी, से रहा है, से रही है या से रहा है, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, से आ जाएगा पहले। अगला एग्जांपल देखो, नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब होता है इन दिनों। नाउअडेज का मतलब क्या होता है? इन दिनों। गॉडमैन बोलते हैं संतों को, जो बाबा लोग होते हैं ना, बाबा, उनको बोलते हैं गॉड। गॉड माने होता है भगवान, गॉड माने, और मैन माने आदमी, यानी कि भगवान के आदमी कौन? बाबा, संत। यानी कि नाउअडेज इन दिनों बाबा लोग यानी कि संत आदमी आर डिसीविंग। ये देखो बहुवचन है, MAN, ये तो है एक वचन, लेकिन इसका प्लूरल क्या होगा? MEN। ए की जगह क्या आ जाएगा? ई। मैन का बहुवचन क्या होगा? MEN। समझ गए? मैन माने होता है एक आदमी और MEN माने कई सारे आदमी। तो ये बहुवचन है तो इसमें ए जाएगा कि आर आएगा बहुवचन के साथ? आर। कौन सा टेंस है चलो बताओ? प्रेजेंट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? एज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो ये देखो, ये आ गया, आर आ गया ना, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? ING फॉर्म। तो इसका अर्थ क्या आएगा? रहा है, रही है या रहे हैं। अब इसका अर्थ सुनो कि आजकल जो बाबा लोग हैं वह अपने समर्थकों को क्या दे रहे हैं? धोखा। आर डिसीविंग, धोखा दे रहे हैं। डियर यानी कि अपने, फॉलोअर्स यानी कि समर्थकों को। बाबा लोग अपने समर्थकों को आजकल क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। जैसे कोई साधु आ गया, वो कहता है कि मोह माया सब, ये जो माया है ये सब क्या है? मोह है। माया का मोह मत करो। लाओ इसी बात पे 1100 रुपये। नहीं समझे? उसने हमें तो ज्ञान दे दिया कि ये सब क्या है? मोह है, लेकिन उसने मांग लिए 1100 रुपये। तो ये क्या है? धोखा देना ही तो है। समझ गए इस चीज़ को? भाई घर से लिख के लाना इस चीज़ को। अदर सिनोनिम क्या है? चीट। चीट माने धोखा देना, बिट्रे माने धोखा देना, रिसीव माने धोखा देना, और एक होता है मिसलीड। लीड माने होता है किसी को लीड करना, यानी कि नेतृत्व करना, और मिसलीड यानी कि गलत नेतृत्व करना। ये देखो, चीट माने बेईमानी करना, जैसे कि चीट कस्टमर्स से बेईमानी करना, या फिर बेगाइल कस्टमर्स। बेगाइल पढ़ा था ना अपन ने। बेगाइल का अर्थ भी क्या होता है? चकमा देना या मोह लेना। कहीं अगर पॉजिटिव अर्थ है तो मोह लेना, अगर नेगेटिव अर्थ है तो चकमा देना। जैसे चीट कस्टमर्स या बेगाइल कस्टमर्स। अगला देखो, चीट लाइफ पार्टनर। चीट लाइफ पार्टनर, बेगाइल लाइफ पार्टनर, डिसीव लाइफ पार्टनर, यानी कि धोखा देना। चीट लाइफ पार्टनर या चीट बिजनेस पार्टनर। जैसे कि हम दो लोगों ने मिलके कोई बिजनेस चालू किया और एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को धोखा दे दिया, तो उसको बोलते हैं चीट बिजनेस पार्टनर, यानी कि बिजनेस पार्टनर को चीट करना, कस्टमर को चीट करना, यानी कि कस्टमर्स के साथ बेईमानी करना, बिजनेस पार्टनर के साथ बेईमानी करना। एग्जाम्पल देखो, ए फ्रॉड मार्केटिंग कंपनी। ये जो पूरा है ना, ये सब्जेक्ट है यहाँ तक। ए फ्रॉड मार्केटिंग कंपनी, यानी कि एक फ्रॉड बोलते हैं गलत, एक गलत या फिर ठग, एक ठग मार्केटिंग कंपनी हैज़ चीटेड। कौन सा टेंस है बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ है प्लस वर्ब की। यहाँ पर हैज़ आया हुआ है, मतलब सब्जेक्ट कैसा है? एक वचन। एक वचन के साथ क्या लगाते हैं? हैज़, और बहुवचन के साथ हाँ। तो ये देखो, हैज़ चीटेड, यानी कि एक फ्रॉड मार्केटिंग कंपनी ने चीट किया है। चीट
किया है। इसकी पहचान क्या होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट की? या है, ई है, ये है, या फिर आ है, ई है, ए है, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो इसका अर्थ निकलेगा कि फ्रॉड मार्केटिंग कंपनी ने चीट किया है थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यानी कि हज़ारों लोगों को। एक मार्केटिंग कंपनी ने हज़ारों लोगों को क्या किया है? चीट। क्या किया है? चीट। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसीव। क्या हो जाएगा? डिसीव माने बिट्रे माने, और ट्रिक माने धोखा देना। बेगाइल माने मोह लेना या चकमा देना। बेगाइल माने डिसीव माने धोखा देना। बेगाइल माने क्वेंच माने, क्वेंच की स्पेलिंग बोलो। क्वेंच माने हाँ बुझाना या शांत करना, जैसे कि थर्स्ट को बोलते हैं प्यास, या फिर क्वेंच डिजायर, इच्छाओं को शांत करना यानी कि क्वेंच डिजायर। और फ्लेम्स, क्वेंच फ्लेम्स, फ्लेम्स यानी कि आग के। हाँ अपीज माने हाँ किसी को खुश करने के लिए उसकी नाजायज मांगों को मारना। अपीज सपोर्टर्स, अपीज इसको बोलो अपीज क्रिटिक्स, CRITICS, ये CS है भाई, CRITICS, ES नहीं है, CS था। क्रिटिक्स होते हैं आलोचक। और अपीज अलाइज कौन होते हैं? सहयोगी, यानी कि सहयोगियों के नाजायज मांगों को मान के उन्हें खुश करना। पेसिफाई माने मनाना। प्लेट मतलब प्लेट से बनाए, प्लेगेट यानी कि शांत करना। मैंने बताया था ना, फूफा जी आ गए तो उनको कुछ बीड़ी सिगरेट ले जाते हैं ना प्लेट में, तो प्लेट में ले जाके उनको मनाते हैं कि भाई शांत हो जाओ। तो प्लेगेट माने प्लेट से बनाए, प्लेगेट। प्लेगेट माने पेसिफाई माने मनाना, नाराज व्यक्ति को मनाना। पेसिफाई अनॉयड पर्सन, अनॉयड होता है नाराज, और पर्सन यानी कि व्यक्ति, नाराज व्यक्ति को मनाना। पेसिफाई अनॉयड पर्सन, इसको पढ़ो। पेसिफाई भोग यानी कि भीड़ को मनाना, शांत करना। और इसका अदर सिनोनिम क्या है? प्लेकेट। क्या है? स्पेलिंग बोलो प्लेकेट की। प्लेकेट माने ठीक है। अस्वेज माने भाई शांत करना। अस्वेज माने किसी व्यक्ति की भावनाओं को या चिंताओं को, जैसे कि इसको पढ़ो अस्वेज वरी माने अस्वेज वरी यानी कि चिंता शांत करना। अस्वेज वरी यानी कि अगला पढ़ो अस्वेज, पढ़ो इसको अस्वेज, पढ़ो दोबारा पढ़ो। रिसेंटमेंट क्या होता है? क्या होता है? अस्वेज की स्पेलिंग अस्वेज माने, और रिसेंटमेंट माने स्पेलिंग पढ़ो इसकी रिसेंटमेंट की। रिसेंटमेंट माने असंतोष। अब इसको पढ़ो अस्वेज एंगर। अस्वेज एंगर माने क्रोध शांत करना। और पेसिफाई माने क्या होता है बताओ? हाँ मनाना या शांत करना। ठीक है, आगे देखो। एब्रोगेट माने एब्रोगेट माने एब्रोगेट माने कानून या संधि। कानून या, जैसे कि एब्रोगेट लॉ, एब्रोगेट यानी कि लॉ को समाप्त करना। एब्रोगेट पैक्ट, पैक्ट को समाप्त करना। एब्रोगेट सिस्टम, सिस्टम को समाप्त। दोबारा बोलो इसको बोलो, लॉ को समाप्त। इसको पढ़ो पैक्ट को समाप्त करना। इसको पढ़ो
सिस्टम को समाप्त करना। समझ गए? 15 तक देखो, आज ज़्यादा नहीं। मोटिवेट माने मोटिवेट करना, प्रेरित करना या किसी की इच्छा शक्ति को मजबूत। जैसे कि मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ कि घर में थोड़ा पढ़ा करो, यानी कि तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत कर रहा हूँ। तो देखो, मोटिवेट एन ऑडियंस, ऑडियंस को मोटिवेट करना। मोटिवेट प्लेयर्स, प्लेयर्स को मोटिवेट करना। मोटिवेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को प्रेरित करना। मोटिवेट टेररिस्ट, आतंकवादियों को प्रेरित करना। इसके आदर्श सिनोनिम में इंड्यूस, इंड्यूस माने प्रेरित करना, एनकरेज माने हौसला बढ़ाना। ये देखो, जैसे कि एनकरेज माने बढ़ावा देना या हौसला बढ़ाना। एनकरेज करप्शन, करप्शन को बढ़ावा देना। एनकरेज करप्शन पढ़ो, हिंदी अर्थ बताओ। हाँ, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। एनकरेज यंग प्रोफेशनल, यंग प्रोफेशनल को बढ़ावा। पढ़ो दोबारा, एनकरेज, दोबारा पढ़ो। मतलब यंग प्रोफेशनल को बढ़ावा देना। आदर्श सिनोनिम होगा इंस्पायर या मोटिवेट। ये देखो 14 नंबर का देखो, इंस्पायर माने, इंस्पायर माने कुछ नया करने के लिए। जैसे कि इंस्पायर यूथ, यूथ को प्रेरित, यूथ यानी कि युवा को प्रेरित। पढ़ो, दोबारा पढ़ो। यानी कि बीच में आएगा को। अभी हम चलो, ये जो टीवी लिख रहा है ना, इसका भी आज तुम्हें अर्थ बताऊंगा। इस टीवी का अर्थ होता है एक तरीके से को। क्या अर्थ होता है? इंस्पायर यूथ, यूथ को इंस्पायर करना। पर्सन, इंस्पायर पर्सन, पर्सन को इंस्पायर, पर्सन को इंस्पायर। समझ गए? अब थोड़ा सा ये देख लो कि ये जो टीवी होते हैं ना, टीवी, इसका अर्थ होता क्या है? टीवी का अर्थ क्या होता है, बता सकता है कोई सा? देखो, जैसे कि अपनी टीवी होती है, ये जो टीवी है बिना रिमोट के, टीवी जो है ये बिना रिमोट के नहीं चलेगी। उसी प्रकार ये जो टीवी होती है ना, टीवी, टीवी को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव यानी कि सकारात्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? सकारात्मक क्रिया। यानी कि जिनमें क्या है? कर्म आए। कर्म को हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यानी कि ऐसी वर्ब, ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब। ये जो टीवी होती है ना, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता ही आता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है। और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब, उनको बोलते हैं अकर्मक क्रिया, यानी कि उनके बाद में कर्म जो है वो नहीं आता है। समझ गए इस चीज़ को? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आता है? क्या आता है? ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ट्रांजिटिव वर्ब। टीवी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक। क्या बोलते हैं? सकर्मक। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आता है? जैसे के लिए टीवी, जैसे टीवी के लिए रिमोट चाहिए ना, ऐसे ही टीवी के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे हमारी टीवी है, इसके लिए क्या चाहिए? रिमोट चाहिए ना। तो ये रिमोट है ना, ये ऑब्जेक्ट को मान के चलो तुम। इसलिए टीवी के बाद ऑब्जेक्ट, टीवी को क्या चाहिए? रिमोट, यानी कि ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए? और ऑब्जेक्ट, ये जो मैं एग्जांपल करा रहा हूँ ना, ये ऑब्जेक्ट ही तो हैं। टीवी ऑब्जेक्ट, टीवी ऑब्जेक्ट, टीवी ऑब्जेक्ट। ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ? जब हम इनको कर लेंगे ना बहुत आगे तक,
लगभग 50 एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि हाँ थोड़ी ये हाई लेवल की बात है जो धीरे धीरे समझ में आएगी। जैसे कि डिसीव, ये डिसीव अकेला नहीं आ सकता है, इसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये ऑब्जेक्ट क्या आ गया यहाँ पे, लाइफ पार्टनर, डिसीव फॉलोअर। दूसरा देखो जैसे कि एब्रोगेट लॉ, ये एब्रोगेट क्या है, टीवी है ना, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। ये एब्रोगेट क्या है, टीवी है, तो क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ये एब्रोगेट क्या है, टीवी है, इसके बाद में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस इसको लिख लो, इसको लिख लो, बाकी की मीनिंग जो है कल लिख के लाना घर से। एक तो आज की 3-4 मीनिंग और कल की 5 मीनिंग। इसको लिखो भाई, टीवी का मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब सकारात्मक क्रिया। सकारात्मक मतलब जिनमें कर्म होता है, जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। कल तुम्हारा क्या काम है, आज जो हमने मीनिंग पढ़ी है वो लिखनी है, और कल की 5 मीनिंग। समझ गए। हमारी टीवी के लिए क्या चाहिए, और रिमोट, यानी कि ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। टीवी के लिए क्या चाहिए, रिमोट, यानी कि ऑब्जेक्ट। टीवी जो है बिना रिमोट के नहीं चल सकती। वैसे ही ये जो टीवी है ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, बिना ऑब्जेक्ट के वाक्य नहीं लिख सकते। जैसे मैंने खाया, जैसे मैंने क्या खाया, खाना, तो खाना जैसे जो वर्ब है ना, ईट, ये क्या है, टीवी है। क्या है, टीवी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट। अब मैं कहूँ आई ईट, तो ये अधूरा वाक्य है, तभी तो मैं कहता हूँ एस वी, यानी कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो अपने बात क्या लेगी, ऑब्जेक्ट। और अगर इनट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। समझ गए। अभी मैं ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा रहा हूँ, बाद में पढ़ाऊँगा इनट्रांजिटिव वर्ब। अभी इतना पढ़ लो, ये बहुत है। अभी तुमको समझने में कोई समस्या तो नहीं हुई। अगर मैं तुमको पहले दिन ही बता देता कि ये टीवी ये है, ये टीवी ये है, तो प्रॉब्लम होती। समझ गए। और हाँ, आज हमने कहाँ तक मीनिंग याद करनी है, 24 तक। अरे 24 तक नहीं, 25 तक। कितने तक, और 5 मीनिंग तुम्हें कल भी लिख के लानी है, कल की, यानी कि 30 तक। 30 तक ये जो है ना सैलवेज, यहाँ तक कल कॉपी में लिख के लानी है। मैं एक एक की कॉपी चेक करूँगा भाई, लिख के पैर से रख ले। तो तरीका ही बैठे हो, तरीका ही बैठे हो। हाँ भाई, कल कहाँ तक लिख के लाओगे, लिख के लानी है कल ज़रूर, ठीक है।